वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो पहला तरीका आपका ये होगा, फर्स्ट मेथड, कि 180 रुपये में बेचने पर अगर 10% का हानि हो रहा है, यानी विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, SP 180 रुपया दिया गया है और हानि कितना का हो रहा है, 10% का हो रहा है। तो हम यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 गुने 100/90। जब क्रय मूल्य निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 90/100 नहीं लिखकर इसका उल्टा लिखते हैं, यानी 100/90 लिखते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 100/90, यानी 90 से दो वन कट जाएगा, तो यानी क्रय मूल्य 200 रुपये आ गया। जब क्रय मूल्य 200 रुपये आ गया और हम 10% लाभ पर बेचेंगे तो इसका मतलब 110% पे बेचेंगे। 10% लाभ का मतलब यानी ये डबल जीरो कट जाएगा, यानी 220 रुपये इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा जब हम 10% के लाभ पे बेचेंगे। तो पहला तरीका आपका ये हो गया। अगर दूसरा तरीका हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे कि एक वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर 10% का हानि होता है। अगर 10% का हमें हानि हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग 90% में बेच रहे हैं, और ये 90% में बेच रहे हैं तो 90% का वैल्यू कितना दिया गया, 180 में बेच रहे हैं, यानी 90% का वैल्यू 180, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। 1% का वैल्यू 180/90 2 हो जाएगा। तो अगर हम 10% लाभ पे बेचेंगे तो इसका मतलब 110% में बेचेंगे। अगर 1% का वैल्यू 2 तो 110% का वैल्यू 220, यानी इससे हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं 220, या फिर क्रय मूल्य निकाल के भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, सोमवार से बुधवार तक का जो औसत तापमान है, यानी सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार, इसका जो औसत तापमान 37 डिग्री है, तो टोटल तापमान कितना हो जाएगा, 37 को 3 से गुना कर देंगे, 81 डिग्री। और मंगलवार से गुरुवार, यानी मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार, ये तीनों का जो औसत तापमान था वो कितना था, 34 डिग्री था। तो अगर 34 को हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 111 हो जाएगा। 37 को यहाँ पे अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 111 हो जाएगा, और 34 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 102 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा है, यानी गुरुवार का तापमान जो है वो सोमवार की तुलना में 4/5। अगर सोमवार का तापमान 4 तो गुरुवार का तापमान 4 हो जाएगा। 5 का 4/5 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी उस दोनों का अनुपात 4x अनुपात 5x आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमें सोमवार और गुरुवार से मतलब है, इस दोनों का अनुपात दिया गया, तो बाकी को घटाने के लिए हम इस दोनों समीकरण को माइनस कर देते हैं। तो अगर हम दोनों समीकरण को माइनस करेंगे तो ये मंगलवार कट जाएगा, बुधवार यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सोमवार माइनस गुरुवार कितना आ गया, 102। 111 में से 102 घटेगा तो 9, और इस दोनों का अनुपात 5:4 है। अनुपात में अंतर 1 और वास्तव में अंतर 9, यानी 1 का वैल्यू 9। तो किसका वैल्यू पूछ रहे हैं, गुरुवार का तापमान। तो गुरुवार का तापमान अनुपात में 4, जब 1 का वैल्यू 9 तो 4 का वैल्यू 36, यानी इसका जो आंसर होगा वो 36 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, एक व्यक्ति 36 रुपये के कुछ संतरे सभी 5 मंडियों से अलग अलग क्रमशः 1 रुपया, 1.5 रुपया और 1 रुपया 80 पैसा, 2 रुपया और 2 रुपया 25 पैसा प्रति संतरे की दर से खरीदा। ठीक है, तो प्रत्येक संतरे का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए, कहीं भी औसत मूल्य हम लोग निकालते हैं, क्या होता है, औसत मूल्य बराबर टोटल योग बट्टा टोटल संख्या। अगर औसत मूल्य निकालना है तो टोटल कितना खर्च होगा, कि 5 अलग अलग प्रकार के संतरा लिया गया, तो इसका मतलब टोटल जो खर्चा हुआ 36 गुने 5। ठीक है, और अंडा की जो संख्या वो कितना होगा, अगर 1 रुपये अंडा का दाम था तो 36 रुपये में कितना अंडा आ जाएगा, 36/1, यानी 36 अंडा यहाँ आ जाएगा। अगर 1.5 रुपये की दर से अगर 36 रुपये का अंडा लेंगे तो कितना अंडा आएगा, 36/1.5, यानी ये हटाएंगे तो 00 आ जाएगा। तो उतना क्यों करें, 1 मिनट, अगर हम 36/1.5 करेंगे, ये 36
बट्टा 1.5 करेंगे तो 15 दूना 30 और 15 चौका 60 यानी 24 संतरा यहाँ पे आ जाएगा। अगर 36 रुपये का अगर 1.8 के दर से अगर हम संतरा लेंगे तो 20 संतरा आ जाएगा, यानी 18 दूना 36, 20 संतरा यहाँ आ जाएगा। अगर 36 रुपये का 2 रुपये की दर से हम संतरा लेंगे तो 18 संतरा यहाँ आ जाएगा। और 36 रुपये का अगर 2.25 की दर से हम संतरा खरीदें तो कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी 16 दूना 32 यानी 16 संतरा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है टोटल मेरा संतरा कितना हो गया, यहाँ पे जो टोटल संतरा होगा 36 + 24 + 20 + 16 + 18, यानी टोटल संतरा कितना हो गया, 36 और 24 मिल के 60 हो जाएगा, 60 20 80 और उसके बाद 18 और 16 मिल के 34 हो जाएगा, 80 34 114। तो यानी इसका मतलब टोटल संतरा 114 आ गया। अगर हम इसको हम डिवाइड करेंगे तो 18 से 2 बार में, और ये 18 से नहीं कट पाएगा, 9 से अगर हम डिवाइड करें 9 से भी नहीं कट पाएगा, 6 से कट जाएगा, यानी 6 से ये 6 बार में, और ये 6 से कितना बार में कटेगा, 19 बार में। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 30/19 आ गया। अगर 30/19 करेंगे तो 19 × 19 एक बार में लगेगा, फिर 11 और 11 आएगा तो 19 पंचे 95, यानी 1.5 के अप्रॉक्स में जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर ऑप्शन 1.58 इसका दाम आ जाएगा, औसत मूल्य आ जाएगा। तो औसत मूल्य बराबर क्या होता है, टोटल योग बटा टोटल संख्या बोलते हैं, नहीं टोटल मूल्य बटा टोटल संख्या। तो टोटल मूल्य कितना होगा, 36 रुपये का, आपके 36 रुपया 5 मंडी में खर्च किए तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 36 × 5। और टोटल संतरा हम क्या किए, अलग अलग मंडी से रेट के हिसाब से टोटल संतरा निकालिए और जोड़ दिए, उसके बाद भागा दे दिए तो औसत मूल्य आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 990 को 3 भागों में इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा बराबर हो जाए। ठीक है, तो इस सवाल को हम क्या करेंगे, ऑप्शन से बना लेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। अगर हम तीसरे भाग का 5वां हिस्सा ज्ञात करें तो तीसरे भाग का 5वां हिस्सा अगर हम निकालने के लिए या तो ऑप्शन नंबर बी लेंगे या तो ऑप्शन नंबर सी लेंगे। ए और डी ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ए और डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि 298 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, इसीलिए ए डी ऑप्शन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। अब अगर हम बी में बात करें तो पहले भाग का आधा करेंगे, 198 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99। दूसरे भाग का अगर हम 1/3 करेंगे यानी 297 का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 27 3 × 27 99 आ गया। अगर तीसरे भाग यानी 495 का 5वां भाग ले तो 5 से कितना बार 5 9 5 45 99 आ गया, यानी तीनों भाग बराबर आ गए। यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यानी पहले भाग का आधा कर रहे हैं तो 99 आ रहा है, यानी 198 का आधा करें तो 99 आ रहा है। दूसरे भाग 297 का 1/3 निकाले तो 99 आ रहा है, और 495 का 1/3 निकाले तो 99 आ रहा है, यानी तीनों भाग बराबर हो जा रहा है। जो इसका आंसर होगा वो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। ए बी का आयु का औसत 3:5 है। ए और बी के जो आयु का औसत है वो 3:5 दिया है, और उनका आयु का जो योग है 56 वर्ष। अनुपात में योग कितना हो रहा है, 8। ए बी का जो अनुपात है वो कितना हो रहा है, 3:5, और अनुपात में योग कितना हो रहा है, 5 3 8, और ये 8 का वैल्यू कितना दिया गया, और योग 56, यानी 8 का वैल्यू 56, 1 का वैल्यू 7। इसका मतलब अगर ए का आयु 21 वर्ष होगा तो 7 21, तो बी का आयु 7 5 35 वर्ष हो जाएगा। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था। अगर 7 वर्ष पहले इसका आयु निकालेंगे तो यानी इसका आयु 14 साल का होगा, और 7 वर्ष पहले ये कितना साल का होगा, 28 साल का हो जाएगा। 35 में से 60 घटाएंगे तो 28 साल का हो जाएगा। तब इसके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 14 से 1 बार में और 14 से ये 2 बार में, यानी 1:2, यानी 7 वर्ष पहले उसके आयु का जो अनुपात 1:2 था। अब नेक्स्ट आते हैं। एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% ज़्यादा रखा, यानी अगर हम लागत मूल्य को 100 मानेंगे, लागत को अगर हम 100 मानेंगे तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 20% ज़्यादा रखा, तो इसका मतलब 120 आ जाएगा अंकित मूल्य। अब क्या होता है कि उस व्यक्ति ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी।
अगर वो 20% का छूट दिया, यानी 120 पर अगर 20% का छूट दिया तो इसका मतलब 80% में बेचा। अगर 80% में बेचा तो वो कितना बेच रहा है, 12 96 रुपये में बेच रहा है। तो इस स्थिति में उसको क्या हुआ, 100 रुपये में खरीदा और 96 रुपये में बेचा। तो इस स्थिति में क्या हुआ, 4% का हानि हो जाएगा, 4% का हानि। इन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100 रुपये में खरीदेंगे, अगर 96 रुपये में बेचेंगे तो 4% का हानि हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक चाय का उत्पादक चाय बागानों की 2 प्रकार की चाय, एक 18 रुपये प्रति केजी, दूसरी 20 रुपये प्रति केजी वाली 5:3 में मिश्रित करके चाय को तैयार करता है। यानी 18 केजी वाली और 20 केजी वाली। पहला चाय 18 रुपये केजी वाली थी और दूसरी चाय 20 रुपये प्रति केजी वाली थी। इसको 5:3 में मिश्रित किया। इसका मतलब पहला चाय का 5 केजी लिया तो दूसरा चाय का 3 केजी लिया। तो इसका मतलब टोटल क्राइमोल कितना हो जाएगा, 18×5 = 90 इधर और 20 दिया 60 यहाँ। यानी टोटल जो क्राइमोल आएगा वो 150 आ जाएगा। टोटल CP यानी क्राइमोल टोटल कितना आ जाएगा, 150। अब क्या बोला है, उसके बाद इस दोनों को मिश्रित कर देंगे तो मेरे पास टोटल कितना चाय हो जाएगा, 5 केजी यहाँ पे, 3 केजी यहाँ पे, यानी टोटल 8 केजी चाय आया। इसको मिश्रित करके हम 21 रुपये की दर से बेच दिए। अगर 8 केजी को हम लोग 21 रुपये की दर से बेचेंगे तो कितना बेचेंगे, 168 रुपये में बेच रहे हैं। यानी 168 रुपये क्या आ गया, SB आ गया। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, यदि वह उस मिश्रित चाय को 21 रुपये प्रति केजी के भाव पर बेचा गया। जब हम दोनों को मिला देंगे तो मेरे पास 8 केजी चाय हो जाएगा और इस 8 केजी चाय को अगर हम 21 रुपये की दर से बेचेंगे तो टोटल विक्रय मूल्य 168 रुपये आ जाएगा। तो इस स्थिति में हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य 150 रुपये और विक्रय मूल्य ज़्यादा 168 रुपये है। कितना रुपये का लाभ हो रहा है, 18 रुपये का। कितना पे, 150 पे गुना 100। तो यहाँ से अगर हम 50 से काटेंगे तो 2 बार में, 50 से ये 3 बार में और ये 3 से 6 बार में, तो 6 दूना 12% का लाभ हो रहा है। यानी इसका जो आंसर होगा वो डी नंबर ऑप्शन 12% हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है। यानी ये चीज़ जिसको पता है वो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो लोग ध्यान दीजिएगा कि 2.6 है, 2.066 है, 2.66 है और 2.08 है। यानी हम लोग क्या करेंगे कि दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या है वो बराबर कर लेंगे। यानी 2.066 यानी दशमलव के बाद 3 अंक है तो हम हर जगह 3 अंक बना देते हैं। दशमलव के बाद हम 0 देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी हम 0 दे सकते हैं। अब बताइए 2600 बड़ा है कि 2066 बड़ा है कि 2660 बड़ा है कि 2080। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2660 बड़ा है, यानी 2.66 जो है बड़ा संख्या हो जाएगा। तो अगर किसी को अगर इसमें कन्फ्यूजन हो तो क्या करना है, दशमलव के बाद अंक को बराबर कर लेना है। दशमलव के बाद अंक को बराबर करने पर ये 2 तो हर जगह सेम ही है। अब आपको खुद पता चल जाएगा कि 600 बड़ा है कि 66 बड़ा है कि 660 बड़ा है कि 80 बड़ा है, उसके बाद खुद पता चल जाएगा। तो डेफिनेटली 660 बड़ा है, तो यानी 2.66 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे √2 का मान दिया गया 1.4142, तो 7/4 √2, 7/4 प्लस √2 दिया गया है। अगर हम यहाँ मान रख देंगे, यहाँ मान रखेंगे 1.4142, तो फिर यहाँ पे 5.4142 आ जाएगा और इसको डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कभी भी अगर हर में दशमलव आ जाए तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो हम क्या करते हैं, इस √2 को हम ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। यानी 7/4 प्लस √2 है। अगर हम इसका परमेकरण करेंगे तो 4 - √2/4 - √2, तो वो क्या आ जाएगा, 7 × 4 - √2 आ गया। और इसको नीचे कितना आ जाएगा, a + b × a - b, यानी a² - b², a² करेंगे तो 16 और b² करेंगे तो 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7, एक मिनट डायरेक्ट इसको बता देते हैं। तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा 14, ये बन गया 14। अगर हम 7 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। अब ये क्या होगा, 4 - √2 के बदले में लिख सकते हो 1.4142 / 2। अगर 4 में से हम इसको माइनस करेंगे तो 2.5858 ये आ जाएगा। अगर 4 में से हम इसको माइनस करेंगे तो, और इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे
तो ये क्या आ जाएगा 1.2929, 29 दूना 58 यानी 1.2929। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। इसमें क्या है 6, 16, 36, 76, 156, 316। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर हम जैसे ही देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करने लगा, धीरे धीरे इंक्रीज काफ़ी ज़्यादा करने लगा, तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि ये मल्टीपल का ही इसमें रूल लगेगा। अगर हम मल्टीपल करके देखें तो 6 दूना 12 प्लस 4 16, फिर 16 दूना 32 प्लस 4 36, फिर 36 दूना 72 प्लस 4 76, तो फिर 76 दूना 154 प्लस 4 156। तो उसी तरह यहाँ भी गुना 2 प्लस 4 किए गए हैं। अगर हम यहाँ पे गुना 2 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 316 दूना कितना हो जाएगा 632 और प्लस 4 यानी 636। इसका जो आंसर होगा वो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं 7 के पावर 12 माइनस 4 के पावर 12 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा। अगर ए के पावर n माइनस बी के पावर n, अगर n सम संख्या हो तो ये किससे विभाजित होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से विभाजित होगा। और इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी से भी विभाजित होगा और ए माइनस बी से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 7 के पावर 12 माइनस 4 के पावर 12 में ये सम संख्या है, तो इसका मतलब ये 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी किससे विभाजित होगा, 749 और में से 4 चौका 16 जाएगा तो 33 से ये विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर। इसमें क्या देगा कि ए बी का जो लघुत्तम समवर्त है वो 72 है। ठीक है, और ए बी के बारे में बोला गया कि 72 से छोटा ए है और ए से छोटा बी है, तो ए बी का सबसे बड़ा संभावित मान क्या होगा। अगर 72 से छोटा ए है तो ये दोनों, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर 24 और 72, 24 और 9 का हमें सॉरी सबसे बड़ा संख्या पूछा है ना, बड़ा संभावित मान ना, तो हम बड़ा संख्या से स्टार्ट करते हैं। क्या 36 और 24 का एलसीएम 72 हो रहा है। हाँ, 36 और 24 का एलसीएम 72 हो जाएगा, तो जो इसका आंसर होगा वो 36 और 24 हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम 72 नहीं होता तब हम ऑप्शन सी लेते हैं। अब आते हैं, एक छात्रावास में 120 छात्र और खाद्य सामग्री 45 दिन के लिए है, यानी 120 छात्रों के लिए जो खाद्य सामग्री अगर 45 दिन के लिए है तो टोटल खाद्य सामग्री कितना हो जाएगा, 120 गुने 45। अगर 30 नए छात्र आ जाए तो अब कितना छात्र हो गया, 150। अब ये 150 खाद्य सामग्री हम मान लेते हैं कि अब मात्र x दिन ही चलेगा, तो यहाँ से कितना दिन चलेगा वो x निकालना है, यानी 3 से 5 बार में और 3 से 4 बार में, 5 से 9 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया 36। यानी ये जो खाद्य सामग्री है अब 36 दिन तक चलेगा। ठीक है, जैसे हम लोग m1 गुनी d1 बराबर m2 गुनी d2 करते थे टाइम एंड वर्क में, सेम उसी तरह से इसमें भी करना है। जैसे 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार को 8 घंटे काम करके 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, m1 गुने d1 गुने h1 बटा w1 बराबर m2 गुने d2 गुने h2 बटा w2। यानी जो भी इनपुट आएगा, जैसे आदमी, समय, दिन, घंटा, मिनट, जो भी इनपुट होगा वो सबको ऊपर रखेंगे, और जो भी आउटपुट हमको तैयार करना है, जैसे मकान की लंबाई, काम की संख्या, मकान की चौड़ाई, ये सब को हम लोग क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है, तो ये सवाल में क्या 40 व्यक्ति, एम उनके बदले में 40, 200 मीटर लंबी दीवार, तो 200 को नीचे लिखेंगे क्योंकि ये काम है मेरा, जो भी वर्क होगा उसको नीचे लिखेंगे। 200 मीटर लंबी दीवार, 8 घंटे समय है तो ऊपर लिखाएगा, 12 दिन, ये भी दिन है तो ऊपर लिखाएगा, आदमी, मैन, डे, आवर, ये सब कहाँ जाएगा ऊपर, और जो काम होगा वो नीचे आ जाएगा। ये किसके बराबर होगा, 30 व्यक्ति है बाद में, और 300 मीटर लंबी काम है तो नीचे आ जाएगा 300,
और 6 घंटे काम कर रहा है तो 6 ऊपर चला जाएगा। कितने दिन में बनाएगा तो हम लोग मान लेते हैं कि x दिन में तैयार करेगा। तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ 00 से 00 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, और 3 से ये 10 बार में कैंसिल होगा, और ये 0 से ये 0 कैंसिल, और 6 से 2 बार में ये 2 2 कैंसिल, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 4 यहाँ बचा, 8 यहाँ मेरा 8 चौका 32 दिन आ जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 32 दिन। नेक्स्ट आते हैं, एक पुस्तक उसके मुद्रित मूल्य पर 10% छूट देकर बेची गई। यदि उस पुस्तक को 20% छूट के साथ बेची गई होती तो पूरे सौदे में 10 रुपये का लाभ होता है। तो उसका मुद्रित कीमत क्या होगा। देखिए यहाँ 10% छूट दिया, यहाँ 20% छूट मिला। अगर हमको एक जगह 10% छूट मिला और एक जगह 20% छूट मिला है तो डेफिनेटली हम लोग को 10% का लाभ होगा। दोनों छूट में हम लोग को 10% का लाभ होगा। और ये 10% लाभ का वैल्यू कितना दिया गया, 10 दिया गया है। तो 1% का वैल्यू 1 और 100% का वैल्यू 100। यानी इसका मतलब जो इसका मूल्य होगा, मुद्रित मूल्य, वो 100 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 3x + 2y = 12 दिया गया, x बराबर 6 दिया गया। पहला काम ये रहेगा कि हम लोग स्क्वायर कर देंगे इस यहाँ पे। अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे इसका तो इससे भी वैल्यू आ जाएगा। दूसरा तरीका ये रहेगा कि x बराबर 6 दिया गया, इसका मतलब 3 × 2। अगर हम यहाँ पे एक्चुअली मान रखने में दिक्कत भी कभी हो जाएगा। अगर उसके बाद क्या, अगर हम x के बदले में 2 मान लेते हैं, y के बदले में 3 मान लेते हैं, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। x के बदले में 2 मानने पर और y के बदले में 3 मानने पर, तो हम x y का मान यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया। दोनों में से किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं। तो पहले हम लोग बेसिक से बना लेते हैं स्क्वायर करके। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2, a के बदले में 3x और b के बदले में 2y बराबर 144, यानी 9x² + 4y² + 2 × 6 = 12, और x y के बदले में कितना है 6 है। तो 12 × 6 कर सकते बराबर 144, यानी 12 × 6 = 72। अगर हम उधर ले जाकर माइनस कर दें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 72, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 72 आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 16 का सी। नेक्स्ट आते हैं, यदि x0 और -70 का बिंदुओं के बीच का जो दूरी है वो 10 एकक है, तो हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना था। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, अगर a बिंदु का जो कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया गया है और b बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 दिया गया है। ठीक है, तब जो AB का जो दूरी होगा वो क्या हो जाएगा, √x1 - x2 का होल स्क्वायर + y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x1 के बदले में x है और दूरी 10 दिया गया है, 10 बराबर, और x के बदले में क्या है यहाँ पे x1 के बदले में x और x2 के बदले में 7, यानी x2 + 7 का स्क्वायर। यहाँ माइनस माइनस +7 हो जाएगा, प्लस, और यहाँ 0 - 0 का स्क्वायर। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम दोनों बगल स्क्वायर करेंगे, ये जो रूट का हटाकर हम इधर लाएंगे तो 100 बराबर x + 7 का स्क्वायर। एक मिनट, वैसे उतना क्यों करें, ये रूट से ये स्क्वायर हटा दे तो 10 बराबर क्या आ जाएगा x + 7। तो अगर ये 7 इधर आएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया 3 आ गया। 3 अब दो ऑप्शन में दिया है, एक ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन सी है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए रूट के बाहर जो है वो प्लस माइनस दोनों निकलता है। अगर रूट के अंदर से प्लस माइनस दोनों निकलता है, अगर रूट से एक बार हम प्लस मान लिए तो एक बार माइनस भी मान लेना पड़ेगा, यानी 10 बराबर
माइनस एक्स माइनस 7, दूसरा मान ले सकते हैं ना, क्योंकि रूट से प्लस माइनस निकलता है, तो प्लस वाला मान ले लिया, अब ये माइनस वाला मान रखना पड़ेगा। तो अगर ये 7 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, +17 बराबर माइनस एक्स। तो अगर ये माइनस को इधर लाएंगे तो एक्स बराबर -17, यानी इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -17। ठीक है, एक बार प्लस में मान आएगा और एक बार माइनस में मान आएगा, तो इसीलिए 2 मान आ गया, एक मान 3, एक मान -17। 19 नंबर, अगर x प्लस a/x बराबर b दिया गया है, ठीक है, और निकालना क्या है, x² प्लस bx प्लस a/bx² माइनस x³। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ कोई मान रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक ही इक्वेशन दिया गया है और 3 वेरिएबल दिया गया है, तो एक इक्वेशन का मतलब होता है कि एक ही वेरिएबल फिक्स रहना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, b को फिक्स कर देते हैं और बाकी का हम लोग कोई भी मान रख सकते हैं। अगर हम x के बदले में 1 रखते हैं और a के बदले में भी 1 रख लेते हैं, x के बदले में 1 और a के बदले में 1, तो b कितना आ गया, 1 + 1 2। अब हमारे पास तीनों मान आ गया है। अगर हम इस तीनों मान को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना आ रहा है, 1 + 2 + 1 बाय bx² यानी b के बदले में 2 और x के बदले में 1 माइनस x³ यानी 1, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 4/1 यानी 4 आ रहा है। तो अगर इसको सॉल्व करने पे 4 आ रहा है तो यही मान ऑप्शन में रखने पे कहाँ पे 4 आ रहा है, तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में 4 आ जाएगा, यानी 2b आए हैं। तो b के बदले में 2 यानी 2 × 2/1 यानी कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस तरीके से हम इस सवाल को जल्दीबाजी में बना सकते हैं। ये कब करना है, जब एक इक्वेशन दिया जाए तो एक वेरिएबल फिक्स हो जाता है। तो हम क्या किए, बी को फिक्स करके एक्स और ए का मान कोई भी मान रख सकते हैं, जरूरी नहीं 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, तो भी आंसर सेम ही आएगा। यदि x + y + z बराबर 13 दिया गया है तो x - 2 y + 1 और z - 3 का अधिकतम मान क्या होगा। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर x + y बराबर 8 दिया गया, x + y बराबर 8 दिया गया हो, तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर हम x के बदले में, तो x y का मैक्सिमम मान क्या होगा। अगर x + y बराबर अगर 8 दिया गया हो तो x y यानी गुना करेंगे हम दोनों संख्या को, तो अधिकतम मान क्या होगा। अगर देखते हैं, अगर हम x के बदले में 1 रखते हैं और y के बदले में 7 रखते हैं, तो 7 1 8 हो रहा है, इस दोनों गुना करने पे हमारे पास कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अगर हम x के बदले में 2 रखते हैं तो y के बदले में कितना, 6 रखना पड़ेगा, और दोनों को गुना करने पे 12 आ जा रहा है। तो हमें x y का मैक्सिमम मान चाहिए, x y का मैक्सिमम मान चाहिए। तो 7 से ज़्यादा 12 यहाँ हो गया। अगर हम x के बदले में 3 रखते हैं तो y के बदले में 5 रखना पड़ेगा, तो 5 × 15 आ गया। अगर हम x के बदले में 4 रखते हैं और y के बदले में 4 रखते हैं तो 4 4 8 हो जाता है दोनों योग, तो इस दोनों गुना करने पे कितना आ जाए, 16 आ जाएगा। तो हम लोग क्या देखें, जो मैक्सिमम मान आया वो कब आया, जब दोनों संख्या बराबर हुआ। जब दोनों संख्या बराबर हुआ यानी जिस संख्या को मल्टीप्लाई करना है, अगर वो दोनों संख्या बराबर हो जाए तो मैक्सिमम मान आ जाता है। तो यही हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कि ये जो तीनों मान है x - 2 और y + 1 और z - 3 ये बराबर हो। तो x - 2 किसके बराबर होना चाहिए, y + 1 के बराबर होना चाहिए, और ये किसके बराबर होना चाहिए, z - 3 के बराबर होना चाहिए। और ये सब के बराबर हम लोग मान लेते हैं, k मान लेते हैं। ठीक है, अगर x - 2 k के बराबर होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 + k। अगर y + 1 k के बराबर होगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, k - 1। अगर z - 3 k के बराबर होगा तो z बराबर क्या हो जाएगा, k + 3, k + 3। ठीक है, तो यहाँ से x y z का मान आ गया, और x y z का x + y + z कितना दिया गया, 13 दिया गया है। अगर हम x के बदले में 2 + k, y के बदले में k - 1 और z के बदले में k + 3, ये किसके बराबर हो जाएगा, 13 के बराबर। तो यहाँ से k 3k
और ये कितना था 3 2 5 में से 1 गया 4, 4 उधर जाएगा तो 9, यानी के बराबर यहाँ से क्या आ गया 3 आ गया। जब के बराबर 3 आ गया तो ये भी मान के के बराबर है, ये भी मान के के बराबर है, ये भी मान के के बराबर है, यानी ये भी 3 और ये भी 3 के बराबर है और ये भी 3 के बराबर है। तो इस तीनों का गुना जो होगा वो कितना आ जाएगा 27, यानी जो मैक्सिमम मान आएगा वो 27 आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका शॉर्टकट देखें, शॉर्टकट तो हम लोग को क्या पता है, हम लोग को क्या पता है कि जैसे अगर मैक्सिमम मान निकालना है तो जो मल्टीपल में होता है वो बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों बराबर हैं तो किसी न किसी संख्या का तो क्यूब होगा ना। अगर ये 2 आया तो 2 दूना 4 दूना 8 होता, 3 आता 3 3 9 27 होता, ये 4 आता तो 4 चौक 16 चौक 64 होता, तो किसी न किसी संख्या का क्यूब होगा। अगर क्यूब होगा तो एक ही ऑप्शन क्यूब 27 दिया गया है। अगर यहाँ पे 4 संख्या रहता, अगर मान चलिए a-5 कोई और भी संख्या रहता तो इसका मतलब ये संख्या ये संख्या ये संख्या चारों संख्या बराबर होता, इसका मतलब जो आंसर होता वो किसी संख्या के पावर में 4 होता। ठीक है, तो जितना मल्टीपल में रहे यानी पावर में उतना ही वाला ऑप्शन देख लेंगे। अगर कोई एक होता है तो हम लोग डायरेक्ट उसका आंसर टिक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, वो धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 के 12.5% के बराबर है। तो डायरेक्ट होगा इसका 25% 180 का 12.5%। अगर हम देखिए किसी x का 25% जो होगा वो किसके बराबर है 180 के 12.5% के बराबर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हम दोगुना कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको आधा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू जो आएगा वो 90 आ जाएगा। बराबर रखने के लिए अगर हम एक संख्या को 2 से गुना कर रहे हैं तो दूसरा संख्या को हम लोग को आधा करना पड़ेगा, तो आधा करेंगे तो ये किसके बराबर होगा 90 के बराबर आ जाएगा। ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा थिंकिंग इस लेवल का होना चाहिए ताकि हम लोग सवाल को डायरेक्ट बना सकें। नेक्स्ट आते हैं, 2.5 सेंटीमीटर लंबे रेखे खंड को 2.55 सेंटीमीटर माप लिया गया, यानी मापना था 2.50 और माप क्या लिया गया 2.55। तो कितना का त्रुटि हुआ 0 पॉइंट, अगर हम 2.50 हम इसमें माइनस करेंगे तो 0.05 का त्रुटि हुआ कितना पे 2.50 पे गुना 100। अगर हम दशमलव दोनों बगल से हटा सकते हैं, 5 से कितना बार में कटेगा 50 बार में, और 50 से कितना बार में कटेगा 2 बार में, यानी 2% का त्रुटि हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर, 2 मित्र 48 किलोमीटर दूर से 2 भिन्न शहरों से एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक दूसरे की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, तो कितने समय बाद वे दोनों मिलेंगे। यानी टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस दिया गया 48, जब ये दोनों एक दूसरे स्थान से चलना आरंभ करेंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में तो जुट जाएगा, यानी 7 5 12। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 घंटा आ जाएगा। जब एक दूसरे के विपरीत जाता है तो समय क्या होता है जुट जाता है, सॉरी समय नहीं चाल जुट जाता है। नेक्स्ट आते हैं, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1352 रुपया हो जाती है, तदनुसार वो धनराशि कितना है। वो लोग हम लोग बेसिक फॉर्मूला बना ही सकते हैं, बराबर P × 1 + R/100। अमाउंट बराबर क्या होता है मूलधन गुने 1 + R/100 के पावर टाइम, इससे भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका एक जो हम बताए थे आप लोग को, अगर 2 वर्ष के लिए दिया जाए, अगर A% की दर से 2 ईयर के लिए अगर हमें CI निकालना हो तो क्या होता है A + A गुने A/100, ये CI होता है। अगर अमाउंट निकालना रहेगा तो ये जितना मान होगा उसमें हम 100 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया 4% की दर से 2 ईयर का जो CI अगर हमें निकालना रहेगा, 4% की दर से 2 ईयर का जो अगर CI निकालना रहेगा तो कितना हो जाएगा 4 + 4 + 4 गुने 4/100, यानी 4 4 8 पॉइंट 4 चौका 16, यानी 8.16%। ये क्या आ जाएगा CI आ जाएगा। अगर हमें अमाउंट निकालना है तो हम इसमें क्या करेंगे 100 जोड़ देंगे, यानी 4% की दर से 2 ईयर का जो अमाउंट आएगा वो 108.16% आएगा, और इस 108.16% का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया 1352। ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1352 बटा 108.16,
अगर ये 1% का वैल्यू और 100% का वैल्यू निकालना है तो इसको हम 100 से गुना कर देंगे। अगर हम ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और ऊपर चला जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है। अब 2 8 16 यानी ये पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। अगर 4 से फिर ये 2 बार में, 4 से ये 25 बार में, 2 से ये फिर 50 बार में, 25 पंचे 125 यानी इसका जो आंसर होगा वो 1250 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 25 नंबर, एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 1.876 किलोमीटर दूरी तय करता है। यानी कि टोटल कितना दूरी तय किया, 1.76 किलोमीटर। अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें इसको तो यानी 1760, यानी 1000 से गुना करेंगे तो 1760 मीटर। अगर फिर इसको सेंटीमीटर, ये मीटर में आ गया, आंसर सेंटीमीटर में दिया गया है। अगर फिर इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करें यानी 1760 पे 00 सेंटीमीटर आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर। यानी 1760 पे 00 जो सेंटीमीटर आएगा वो कितना बार घूमकर तय करता है, 350 बार। अगर हम इसको 350 से डिवाइड कर देंगे तो एक चक्कर का ये दूरी आ जाएगा, एक चक्कर का दूरी। और जो पहिया होता है वो एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है, 2πr यानी अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है, यानी 2 गुने 22/7 गुने r। तो क्या चीज़ पूछ रहे हैं, उसका व्यास कितना है, यानी व्यास हमें 2r निकालना है। तो हम 2r को रहने देते हैं और केवल 22/7 को कैंसिल आउट करते हैं। तो ये 11 से 2 बार में, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं। और ये 11 से कितना बार में, 16 बार में, 1600 बार में। और ये 7 से 5 बार में। अब अगर ये 2 इधर आएगा, 2 इधर, तो 5 दूना 10 बन जाएगा और 10 से 1 0, ये 5 और ये 2 मिलकर 1 0 को हटा देगा। तो जो 2r आया, ये 2r वो कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर। यानी डायरेक्ट जो व्यास आ जाएगा वो 160 सेंटीमीटर आ जाएगा। या फिर त्रिज्या अलग निकाल के हम लोग 2 से गुना भी कर सकते थे। नेक्स्ट आते हैं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को पिघला के एक शंकु बनाया गया। अगर हम बेलन को पिघला के शंकु बनाते हैं तो जो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन वो क्या होता है, शंकु के आयतन के बराबर हो जाता है, शंकु के आयतन के बराबर हो जाता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr², यानी इसका जो त्रिज्या दिया गया 3 यानी 3 का स्क्वायर और h के बदले में 5 है, यानी πr² h बराबर, यहाँ पे आयतन निकालेंगे तो πr², यानी यहाँ पे त्रिज्या 1 mm दिया गया है। तो यहाँ सब हम लोग सेंटीमीटर में है तो यहाँ भी हमको सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा। तो 10 mm बराबर 1 cm होता है, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो त्रिज्या आएगा वो कितना हो जाएगा, 1/10 गुने 1/10 और ऊंचाई कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर गुने 1। तो पाई से पाई कट जाएगा। और उन शंकुओं की संख्या इतना, मान चलिए एक ही शंकु नहीं बनेगा, मान चलिए n शंकु बनेगा। तो जो n शंकु का जो आयतन होगा वो बेलन का आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से n का वैल्यू निकाल सकते हैं, 5 × 15 = 45 और ये 00 इधर आ गया, 4500 बराबर n, यानी जो शंकु का संख्या होगा वो 4500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, एक समबाहु त्रिभुज ABC में केंद्रक G है तो AB की लंबाई 9 है तो AG की लंबाई क्या होगा। जैसे एक समबाहु त्रिभुज है ABC, अगर AB की लंबाई 9 है, यानी AB की लंबाई अगर 9 है तो सारा भुजा 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा। G केंद्रक है, अगर G केंद्रक है तो ये केंद्रक इसको क्या करेगा, 2:1 में विभाजित करेगा, यानी 2:1 में विभाजित करेगा। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, AG की लंबाई, यानी ये AG की लंबाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरा हाइपोटेनियस हाइट निकाल लेते हैं। तो अगर हम पूरा हाइट निकालेंगे तो समबाहु त्रिभुज में हाइट बराबर क्या होता है, √3/2 गुने भुजा, यानी 9√3/2। ये पूरा हाइट आ गया, एक बदले में कितना है, 9 है ना, तो 9√3/2 ये पूरा हाइट आ गया।
अगर AG का लंबाई निकालना है तो AG क्या है, इस पूरे लंबाई का 2/3 भाग है, यानी ये 2 तो ये 1, यानी पूरे हाइट का ये 2/3 भाग है। अगर हम इसका 2/3 भाग निकालेंगे तो ये AG का लंबाई आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, यानी 3√3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण का योग बाह्य कोण के योग से दोगुना है। आंतरिक कोण का योग क्या होता है? आंतरिक कोण का योग वो होता है n-2 × 180 आंतरिक कोणों का योग, और बाह्य कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण 360/n, लेकिन अगर योग निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? n को हटा देते हैं। तो जो बाह्य कोण का योग है 360, जो आंतरिक कोण है बाह्य कोण का दोगुना है, यानी जो आंतरिक कोण है वो बाह्य कोण का दोगुना है। ये 180 से 2 बार में कट जाएगा, यानी n-2 = 4, तो n बराबर कितना जाएगा? 4 2 6, यानी इसका जो आंसर होगा भुजाओं की संख्या 6 हो जाएगा। 29 नंबर, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु का गोला पिघलाकर 3 छोटे छोटे गोले में बनाए गए। यदि 2 छोटे गोला का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो तीसरे गोले का त्रिज्या क्या होगा? अगर हम एक 12 सेंटीमीटर के गोला को पिघला के 3 गोला बनाएं तो इस 12 सेंटीमीटर गोला का जो आयतन होगा ये तीनों गोला के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो इस गोला का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई गुने 12 का क्यूब। ये किसके बराबर होगा? 4/3 पाई हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका आयतन 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस हम तीसरा का त्रिज्या r मान लेते हैं, यानी r का क्यूब। तो 4/3 पाई कट जाएगा, 4/3 पाई। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728, यानी 1728 बराबर 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 बराबर प्लस r क्यूब। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर हम केवल इकाई स्थान लेते हैं, केवल इकाई स्थान, तो कितना आता है? 6 2 8, और 8 में से 8 इधर आएगा तो 0, यानी इकाई स्थान पर अगर 0 आ जा रहा है तो इसका मतलब किस संख्या का हम क्यूब करेंगे तो इकाई स्थान पे 0 आएगा? वो 10 ही एक ऐसा संख्या है जिसको हम क्यूब करेंगे तो इकाई स्थान पे 0 आएगा। तो हम यहाँ से इकाई स्थान देखकर भी बना सकते थे, क्योंकि यहाँ भी इकाई स्थान पे इधर 8 आ रहा है, इधर भी 8 है, ये 8 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 किस संख्या क्यूब करने पर होगा? जिसके अंत में 0 हो। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक आयत की लंबाई, यहाँ पर आयतन नहीं आयत होना चाहिए, आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 720 है। यानी अगर हम आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर लेते हैं और क्षेत्रफल अगर 720 है तो इसका मतलब चौड़ाई कितना होगा? 24 या 72, ये चौड़ाई 24 हो जाएगा। तभी तो इस दोनों का जो गुना करेंगे तो क्षेत्रफल 720 आ जाएगा। तो आयत का चौड़ाई कितना हो गया? 24, यानी चौड़ाई आ गया कितना? 24, और लंबाई 30 दिया गया था। अब क्या बोला है? अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर आयत का लंबाई 2 है और चौड़ाई 3 है तो इसका क्षेत्रफल 6 आएगा। अगर हम लंबाई में 2 से गुना करते हैं, 2 गुना कर देते हो तो लंबाई अब 4 हो गया, और चौड़ाई 3 है तो क्षेत्रफल क्या हो गया? 12, यानी क्षेत्रफल भी 2 गुना हो गया। अगर हम लंबाई में 2 गुना करते हैं तो क्या होता है? क्षेत्रफल भी 2 गुना हो जाता है। अगर लंबाई में 3 से गुना करेंगे तो क्षेत्रफल भी 3 गुना हो जाएगा। अब क्या बोले? यदि उस आयत के क्षेत्रफल उसकी केवल लंबाई बढ़ा के मूल क्षेत्रफल का 5/4 गुना कर दें, अगर हम केवल लंबाई बढ़ा के, यानी चौड़ाई वही रहेगा, अगर हम लंबाई बढ़ाकर क्षेत्रफल को 5/4 गुना कर रहे हैं, इसका मतलब लंबाई जब 5/4 गुना हुआ होगा तभी तो क्षेत्रफल भी 5/4 गुना हुआ होगा। तो अगर लंबाई को 5/4 गुना करते हैं तो ये 2 से 2 बार में और ये 2 से 15 बार में, यानी 15 × 5 = 75/2, यानी 37.5 सेंटीमीटर नया लंबाई आ जाएगा। तो क्या चीज़ पूछ रहा है इसमें? नया परिमाप क्या होगा? तो आयत का जो परिमाप होता है वो 2 × L + B, यानी 2। अगर L + B करेंगे तो 7 4 11, 3 2 5 1 6 61.5, तो 15 10 1 7 122 और 1 123 हो जाएगा इसका आंसर। यानी इसका जो आंसर होगा वो
123 ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी क्षेत्रफल में अगर 5/4 गुना हो रहा है तो इसका मतलब या तो लंबाई 5/4 गुना हुआ होगा या तो चौड़ाई 5/4 गुना हुआ होगा। तो लेकिन इसमें केवल लंबाई में वृद्धि किया गया, यानी चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं, लंबाई में वृद्धि किया गया, तो इसका मतलब लंबाई 5/4 गुना हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गया तो परिमाप निकाल सकते हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।